चले एग्रोनॉमी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सुनते जाओ बस कहानी की तरह, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना आप लोगों को। देखो एग्रोनॉमी, हिंदी में क्या कहते हैं एग्रोनॉमी को? सस्य विज्ञान। आप कहोगे सर क्या बता रहे हो सर, ये तो कोई बताने की चीज़ हुई क्या? बता दो भाई, क्या भरोसा बच्चों को ये भी ना पता हो। 2 शब्द हैं इसके अंदर। कितने? 2 शब्द, और दोनों ही शब्द कहाँ के हैं? ग्रीक भाषा के हैं। तो ग्रीक भाषा के 2 शब्द हैं इसके अंदर, और दोनों शब्द कौन कौन से हैं? एक तो है एग्रोस और दूसरा है नोमोस। कई बार आप लोगों ने ये सुना होगा, घिसा पिटा डायलॉग जैसा हो गया है। एग्रोस, नोमोस ग्रीक भाषा के 2 शब्द हैं। एग्रोस का मतलब होता है फील्ड और नोमोस का मतलब होता है टू मैनेज। यहाँ तक कुछ बातें समझ में आई? समझने लायक कुछ था ही नहीं, क्या समझाता मैं आपको। एग्रोनॉमी को आप डिफाइन कैसे करोगे? कोई आपसे पूछे एग्रोनॉमी को, एग्रोनॉमी की परिभाषा बताओ, डिफाइन करो उसको। देखिए 3 चीज़ें हैं यहाँ पर। एक तो है सॉइल, दूसरा है वाटर और तीसरा है क्रॉप। सॉइल, वाटर और क्रॉप, ये तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्रोनॉमी के अंदर। हमें इन तीनों को मैनेज करना सीखना है। इन तीनों का मैनेजमेंट, किसका? सॉइल का, वाटर का और क्रॉप का। इन तीनों का हमें क्या करना है? मैनेजमेंट करना है। और इसके मैनेजमेंट के लिए हमें इसके कुछ सिद्धांत पढ़ने पड़ेंगे, कुछ इसकी प्रैक्टिसेस पढ़नी पड़ेंगी। तो इनके पीछे क्या सिद्धांत काम करते हैं, क्या प्रिंसिपल्स काम करते हैं, क्या प्रैक्टिसेस काम करती हैं, इन्हीं को तो स्टडी किया जाता है। किस में? एग्रोनॉमी के अंदर। तो एग्रोनॉमी है क्या, इसको कैसे डिफाइन किया जाए? मैंने आपको बता दिया, एक डेफिनेशन बना लो। तो पहले तो बताओ एग्रोनॉमी किस विज्ञान की एक शाखा है, किस विज्ञान की, किस साइंस की एक ब्रांच है? ये एग्रीकल्चर साइंस की एक ब्रांच है। ये क्या है भाई? साइंस है, ब्रांच है एग्रीकल्चर साइंस की, ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, जिसके अंदर हमें क्या स्टडी करना है, जिसके हम स्टडी करते हैं या जिसके अंदर हम समझते हैं दैट डील्स विद द प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस, दैट डील्स विद द प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ सॉइल, वाटर एंड क्रॉप मैनेजमेंट। सॉइल को कैसे मैनेजमेंट करना है, सॉइल मैनेजमेंट के पीछे क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या उसकी प्रैक्टिसेस हैं, वाटर मैनेजमेंट में क्या प्रिंसिपल हैं, क्या प्रैक्टिसेस हैं, क्रॉप मैनेजमेंट में क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या प्रैक्टिसेस हैं, इन्हीं सब चीज़ों को स्टडी किया जाता है एग्रोनॉमी के अंदर। चलो कुछ और बातें बताओ। कोई आपसे पूछ ले पिताजी कौन है एग्रोनॉमी के? हर किसी के पिताजी होते हैं, एग्रोनॉमी के भी कोई ना कोई पिताजी होंगे ही। बताओ भाई कौन है एग्रोनॉमी के पिताजी? पीटर डेक्रीसेंजी। नाम बड़ा अटपटा है लेकिन याद आपको करना पड़ेगा। डेक्रीसेंजी, पीटर डेक्रीसेंजी। इसके अलावा इनकी एक किताब भी है, उस किताब का नाम भी आप लोग याद कर लीजिए। किताब कौन सी है? ओपस रूरेलियम कामोधर्म। ओपस रूरेलियम कामोधर्म। बहुत सारे एग्रोनॉमी से रिलेटेड लिटरेचर वगैरह जो उन्होंने कलेक्ट किए थे इसी किताब के अंदर मिलते हैं, और ये किताब इन्होंने लिखी थी, इसलिए इन्हीं को कहा जाता है, पीटर डेक्रीसेंजी को, फादर ऑफ एग्रोनॉमी, सस्य विज्ञान का जनक। एक और देखो, इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी कहाँ पर है, कब स्थापित हुई थी? इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी ये कहाँ पर है और कब स्थापित हुई थी? 1937 के अंदर ये स्थापित हुई थी, और है कहाँ पर? न्यू
दिल्ली के अंदर। याद हो जाएगा, कुछ है ही नहीं याद करने के लिए, बड़ा सिंपल सा है। चलो शुरू करते हैं अपन एग्रोनॉमी में। सबसे पहले एग्रोमीटियोरोलॉजी से। किससे स्टार्ट करने वाले हैं अपन? एग्रोमीटियोरोलॉजी से शुरू करते हैं। ठीक है, एग्रो का मतलब तो समझते ही हो भाई। एग्रो का मतलब हो गया आपका एग्रीकल्चर, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। एग्रीकल्चर तो पता ही है भाई, एग्रीकल्चर के बच्चे हैं हम लोग। मीटियोरोलॉजी को आप समझिए कि मीटियोरोलॉजी क्या होती है, इसको आप समझ लीजिए। देखो मीटियोरोलॉजी, ये भी आपका एक ग्रीक भाषा, वही दो शब्द होते हैं लॉजी और मीटियोर्स। अब लॉजी वॉजी को तो छोड़ो, क्या लॉजी बार में पढ़ो। इसमें भी ग्रीक वर्ड है, और वो ग्रीक वर्ड कौन सा है? मिटियोर। सॉरी, ग्रीक वर्ड कौन सा है? मिटियोर। मिटियोर ग्रीक वर्ड है। इस मिटियोर का मतलब क्या होता है? हाई इन द स्काई, आसमान में सबसे ऊंचा। हाई इन द स्काई, हाई इन द स्काई, किसका मतलब है? मिटियोर का है। तो इसमें दो शब्द है, मिटियोर प्लस लॉजी। लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना, वो सब कुछ पता है। बस मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इसमें कौन सा है? मिटियोर है। मिटियोर का मतलब क्या होता है? हाई इन द स्काई। तो मिटियोरोलॉजी होता क्या है? अच्छा, हिंदी में क्या कहते हैं मिटियोरोलॉजी को? मौसम विज्ञान। मौसम विज्ञान। हिंदी में बड़ी राइटिंग मेरी ख़राब है। आप कहोगे सर इंग्लिश की कौन सी अच्छी है आपकी? वो भी तो ऐसी ही है। हाँ, तो मिटियोरोलॉजी को क्या कहते हैं? मौसम विज्ञान। इसमें हम लोग करते क्या हैं? क्या स्टडी करते हैं? यहाँ पर हम स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर और क्लाइमेट को स्टडी करते हैं। अच्छा, वेदर को क्या कहते हैं हिंदी में? वेदर को कहते हैं मौसम। देखो कितना अच्छा मौसम लिखा है। क्लाइमेट को क्या कहते हैं? जलवायु। अरे वाह, जलवायु तो अच्छा लिख दिया मैंने। तो मौसम और जलवायु की स्टडी करनी है हमें किसके अंदर? मिटियोरोलॉजी के अंदर। अब एग्रोमीटरोलॉजी क्या है आप खुद समझ सकते हो। मीटरोलॉजी का मतलब क्या हो गया? वेदर और क्लाइमेट की स्टडी करना। मौसम और जलवायु की पढ़ाई करनी है हमको, यहाँ पर स्टडी करनी है। अब एग्रोमीटरोलॉजी मतलब इनकी स्टडी करनी है, किसके रेस्पेक्ट में करनी है? एग्रीकल्चर के रेस्पेक्ट में करनी है। बात समझ में आ गई? और देखो, इसके भी जनक पूछ लेते हैं भाई, बता दो फादर कौन है इनके? किनके? फादर ऑफ एग्रो मीटियोरोलॉजी। और मैं इंडिया के अंदर बात कर रहा हूँ, यहीं से क्वेश्चन आया हुआ है। कौन है? रामदास। बड़ा अच्छा सा नाम है, LA रामदास। याद कर लेना, इस पर क्वेश्चन आता है। ठीक है, इंडिया के अंदर है। कुछ और बातें, बेसिक सी बातें, जैसे कि IMD। पूरा नाम बताइए IMD का क्या होता है? IMD का मतलब होता है इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। अब देखो इसकी हिस्ट्री पर देखो कितने क्वेश्चन आते हैं। 1875 में तो ये बना था। कब बना था ये? 1875 में। जब ये 1875 में बना, तब इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर था? इसका हेड क्वार्टर था शिमला, सॉरी नॉट शिमला, इसका हेड क्वार्टर था कैलकाटा के अंदर। कैलकाटा के बाद शिमला में ट्रांसफ़र हुआ। तो 1875 में जब ये बना, तब इसका हेड क्वार्टर कहाँ था? कैलकाटा में था। उसके बाद इसका हेड क्वार्टर 1905 में ये शिफ्ट हो गया। कहाँ पर शिफ्ट हुआ इसका हेड क्वार्टर? शिमला के अंदर। इसका हेड क्वार्टर शिफ्ट हुआ शिमला में। उसके बाद 1928 में इसका हेड क्वार्टर शिफ्ट हो गया पुणे में। और फिर उसके बाद 1944 में इसका हेड क्वार्टर शिफ्ट हो गया न्यू
दिल्ली में। तो आज की डेट में अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वो है न्यू दिल्ली में। और न्यू दिल्ली से पहले कौन सा था, तो वो था आपका पुणे के अंदर। इसलिए कई किताबों में आपको पुणे भी मिल जाता है, ठीक है। अगर न्यू दिल्ली कहीं ना मिले तो आप आंसर पुणे लगा सकते हो, क्योंकि उससे पहले पुणे में था। और पुणे के बाद अभी लेटेस्ट में कहाँ पर है, आज की डेट में कहाँ पर है, तो वो न्यू दिल्ली में। कुछ और इंस्टीट्यूट्स की बात करेंगे यहाँ पर। देखो, एक होता है आपका WMO। WMO इसका मतलब क्या है, वर्ल्ड, W से तो मतलब हो गया वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। यस, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर, जग जाहिर है जिनेवा के अंदर। और जिनेवा कहाँ पर आता है, सबसे शानदार शहर बोलते थे पहले, अब तो अपना भारत के अंदर भी ऐसी ऐसी बहुत सारी जगह यहाँ पर लोग घूमने जाते हैं। लेकिन पहले स्विट्ज़रलैंड चलेंगे घूमने, स्विट्ज़रलैंड चलेंगे, फिल्मों में दिखते थे ना स्विट्ज़रलैंड। तो जिनेवा कहाँ पर पड़ता है आपका, स्विट्ज़रलैंड के अंदर पड़ता है। अच्छा, कब बना था ये, कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था, 1950 में। हमारे IMD तो बहुत पुराना है, ये तो अभी जाकर बना है, ठीक है। और देखो, एक है आपका IITM, ये कोई कॉलेज नहीं है IITM। IITM का मतलब क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटियोरोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटियोरोलॉजी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पुणे में। कब स्थापित हुआ था ये, 1962 के अंदर। और भी देखो कुछ और है यहाँ पर। एक है आपका NRSA, बड़ा कंफ्यूज करता है ये NRSA, कंफ्यूज कैसे करता है, ये कंफ्यूज करता है IIRS के साथ, क्योंकि दोनों एक ही काम के लिए हैं और अलग अलग जगह पर हैं। NRSA का मतलब है नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी। तो ये नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ पर है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका, हैदराबाद में, हैदराबाद में। वहीं अगर हम बात करें IIRS, ये भी रिमोट सेंसिंग से रिलेटेड है। ये है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर रिमोट सेंसिंग, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर रिमोट सेंसिंग। और इसका हेडक्वार्टर है आपका देहरादून में। देहरादून कहाँ पड़ता है, UK में। यूनाइटेड किंगडम मत बोल देना, UK मतलब अपना उत्तराखंड में, ठीक है। एक और देख लो, एक है आपका NCMRWF, ये क्या चीज़ है, NCMRWF, इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये है आपका नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, ठीक है। कहाँ पर है ये, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इतनी कहानी समझ में आई, सब सिंपल ही है और छोटे छोटे से डाटा हैं, यहाँ से क्वेश्चंस यूजुअली पूछे जाते हैं, फ्रिक्वेंटली यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आप याद रखना, ठीक है। अब देखो, वेदर और क्लाइमेट में क्या फ़र्क होता है। वेदर जिसको हिंदी में क्या कहते हैं अपन, मत लिखो, इतनी गंदी हिंदी है तो। वेदर को हिंदी में कहते हैं मौसम, और दूसरा आपका है क्लाइमेट। क्लाइमेट को हिंदी में क्या कहते हैं,
जलवायु। अब जलवायु लिखा है तो मौसम भी लिख ही दो। ठीक है, दोनों में क्या फ़र्क है, क्या समझते हो आप वेदर से और क्लाइमेट से? देखो, वेदर जो होता है ना, ये एक पर्टिकुलर समय पर, एक निश्चित समय पर और एक छोटे से एरिया में हमारे एटमॉस्फेयर की क्या कंडीशन है, हमारे वातावरण की कंडीशन क्या है, एक निश्चित समय के लिए एक निश्चित जगह पर। यूजुअली ये जो वेदर होता है ना, वो स्मॉल एरिया के लिए यूज़ किया जाता है। एक छोटे से एरिया में जो वातावरण है वो किस तरीके का है, और एक छोटे से समय के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए। ध्यान रखना, यहाँ पर दो चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्मॉल एरिया और शॉर्ट टाइम। जैसे कि मैंने कहा कि भाई आज पानी बहुत तेज़ बरसा। आप कहोगे हमारे यहाँ तो बरसा ही नहीं। हो सकता है मुझसे कोई 20 किलोमीटर दूर बैठा हो, वो कहे कि मेरे यहाँ भी कोई पानी नहीं बरसा, लेकिन मैं कहूँगा कि मेरे यहाँ पर आज पानी बरसा, दोपहर में 12 से लेकर के 1 बजे के बीच में पानी बरसा था। तो क्या मैं उसको रेनी सीज़न कहूँ? क्या मैं उसको ये कहूँ कि रेनी क्लाइमेट हो गया? नहीं ना, मैं उसको क्या कहूँगा, आज मौसम जो था वो बारिश वाला था। मतलब वो क्या हो गया, वेदर हो गया। एक छोटे से एरिया में क्या बारिश पूरे देश में हुई थी? क्या बारिश पूरे वर्ल्ड में हुई थी? क्या बारिश पूरे एशिया में हुई थी? कहाँ हुई? सिर्फ एक छोटे से शहर में या छोटे से गांव में, एक छोटे से ज़िले में पानी बरसा। पूरे ज़िले में भी नहीं बरसा, ज़िले के एक छोटे से कोने में पानी बरसा, और मुश्किल से आधा 15 मिनट के लिए वो पानी बरसा था। तो वो क्या हो गया, उस जगह पर, उस छोटे से एरिया में, उस छोटे से समय के लिए वेदर की जो कंडीशन थी उसे हमने क्या कह दिया, वो एनवायरनमेंट की जो कंडीशन थी उसे हमने क्या कह दिया, वेदर कह दिया। बात समझ में आ गई? तो जैसे कि अपन कहते हैं ना, रेनी डे, आज बारिश का दिन है, रेनी डे। ठीक है, ऐसी मान लो मैं कहूँ कि आज बहुत तेज़ धूप थी। आप कहोगे हमारे यहाँ तो नहीं थी। तो मतलब मेरे यहाँ पर है, सिर्फ वो मेरी जगह पर, उस छोटे से एरिया में ही, और कुछ समय के लिए, कि भाई 12 से 1 के बीच में बड़ी धूप पड़ी थी, उसके बाद मौसम ठंडा हो गया। यानी कि वो उस लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए क्या हो गया, वो एटमॉस्फेयर की कंडीशन क्या कहलाएगी, मौसम कहलाएगी, वेदर कहलाएगी। तो रेनी डे हो गया, सनी डे हो गया, ये सब क्या होते हैं, वेदर होते हैं। क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट को अपन कह सकते हैं वेदर का समेशन है। ये एक तो लार्ज एरिया के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, और लॉन्गर टाइम के लिए यूज़ किया जाता है। एक लंबे समय तक जब एटमॉस्फेयर की कंडीशन बनी रहती है तो उसको क्या कहते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल अपन सर्दियों का एग्जांपल लेते हैं। चलो, मैं कहता हूँ कि भाई अक्टूबर के महीने में सर्दियाँ होना स्टार्ट हो जाती हैं, नवंबर में थोड़ी और तेज़ हो जाती हैं, जनवरी में बहुत पीक पे होती हैं, फिर फरवरी में धीरे धीरे कम होने लगती हैं, और फरवरी के लास्ट में सर्दियाँ चली जाती हैं। तो अक्टूबर से लेकर के कहाँ तक पहुँच गए हम, फरवरी तक, एक लंबा पीरियड हो गया। इस दौरान छोटे छोटे वेदर थे, आज सर्दी ज़्यादा थी, कल कर सर्दी कम थी, फिर सर्दी ज़्यादा थी, फिर सर्दी कम थी, अक्टूबर में सर्दी कम थी, नवंबर में सर्दी ज़्यादा हो गई, नवंबर में भी फिर दिन चलता है, किसी दिन सर्दी ज़्यादा, किसी दिन सर्दी कम। तो इंडिविजुअल रोज का वेदर क्या रहेगा, समेशन होता रहेगा। तो उस पूरे ड्यूरेशन को हम क्या कहेंगे, अक्टूबर से लेकर फरवरी तक थी तो सर्दियाँ ही, बस वो कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा ये थी। तो वो कम ज़्यादा क्या थी, वेदर था। हमने उनको टोटल कर दिया अक्टूबर से लेकर फरवरी तक, तो वो क्या कह गया, अपनी विंटर सीजन बन गया, अपना पूरा एक क्लाइमेट बन गया। तो यहाँ पर बेसिकली क्लाइमेट जो होते हैं वो 3 या 4 तरह के होते हैं। अपन बेसिकली 3 तरीके से समझ लो। एक तो होते हैं ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ट्रॉपिकल क्लाइमेट मतलब जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है, ठीक है। एक होते हैं आपके टेम्परेट क्लाइमेट, एक होते हैं टेम्परेट क्लाइमेट। टेम्परेट क्लाइमेट मतलब यहाँ पर सर्दियाँ ज़्यादा होती हैं, कोल्ड। और एक होते हैं सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, एक होते हैं सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ये मीडियम होता है इन दोनों के बीच का। समझ गए भाई? तो यहाँ पर एक लॉन्गर ड्यूरेशन की बात हो रही है, यहाँ पर शॉर्ट ड्यूरेशन की बात हो रही है। यहाँ पर पूरे एरिया की बात करते हैं भाई, कि इस देश को देख लो या उस देश को देख लो या पूरे एक स्टेट को देख लो वहाँ पर। और यहाँ पर छोटे मोटे एरिया की बात करते हैं। ये वेदर होता है और वो क्लाइमेट होता है। इतनी कहानी समझ में आ गई? ठीक है। तो अगले वीडियो लेक्चर में अपन बात करेंगे एटमॉस्फेयर की और बाकी के आने वाले टॉपिक्स के बारे में। जय हिंद।